वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली होइचो प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई काल रात्रि सीजन 2 वेब सीरीज को लेकर आया हूं। अगर आपने सीजन 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। पहली फुर्सत में वो वाली वीडियो देख लीजिए। दिसंबर 2024 में सीजन 1 रिलीज हुई थी। तकरीबन 1 साल के बाद इन्होंने सीजन 2 रिलीज किया और सीरीज की कहानी कंटिन्यूएशन है। सो सीजन 1 देखना जरूरी है, तभी कैरेक्टर्स और पहले की स्टोरी समझ में आएगी। और इसी तरह सीजन 1 में मैंने कुछ कैरेक्टर्स के नाम चेंज किया है, वही कैरेक्टर्स के नाम इस वीडियो में भी कंटिन्यू करूंगा ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। अब पहले सीजन के एंडिंग में हमने ये देखा था कि वरुण की मौत हो गई। सो वो पुलिस वाला सत्याकी और उसकी असिस्टेंट इमुन उस घर की मेड तानी से मुलाकात करके इसी मर्डर के बारे में पूछताछ करते रहते हैं। तानी से यही पूछने लगते हैं कि जब वरुण की मौत हुई थी तो तुम घर पर मौजूद नहीं थी, कहाँ पर गई थी। इस तरह से इस तानी पर शक करने लगते हैं। तानी कहने लगती है, अरे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया ना, मैं अपने रिलेटिव्स के घर पर गई थी। इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान सत्याकी ये देखता है कि वो तानी कुछ पान मसाला खा रही है। ऐसे ही पान मसाले की स्मेल इसने उस वरुण की लाश के पास महसूस किया था। दूसरी तरफ वो देवी अपने घर से निकलकर किसी बोट में बैठकर अपने मरे हुए बीएफ चिराग से बातचीत करती रहती है। अब पहले से देवी का दिमाग सटक चुका होता है। देवी चिराग को इमेजिनेशन करती रहती है। अब देवी यहाँ पर इसलिए आई होती है क्योंकि पुलिस वाले इस पर शक करने वाले हैं, तो यहाँ से भागना चाहती है। चिराग देवी से कहने लगता है कि देवी तुमको इतनी दूर नहीं आना चाहिए, तुम वापस घर लौट चले जाओ। और वैसे भी तुमको कैसे पता कि पुलिस तुम पर शक कर रही है। देवी कहने लगती है, अरे चिराग मुझे माया ने बताया। चिराग कहने लगता है, देखो देवी तुम माया की एक भी बातों पर भरोसा मत करो, याद है ना माया इसकी बेस्ट फ्रेंड। चिराग कहने लगता है कि एक्चुअली माया ही तुम्हें हार्म करना चाहती है, उससे बचकर रहो। देवी जब मैं पानी में डूबकर मरा था तो तुम माया के घर पर गई थी, उस वक्त माया अपने घर पर मौजूद नहीं थी। क्या तुमने कभी सोचा कि माया कहाँ पर गई थी? वो तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना। देवी कहने लगती है कि जिसका मतलब माया नहीं तुमको डुबा कर मार दिया। उसी वक्त माया देवी के पास आती है, पूछने लगती है कि देवी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या पुलिस से बचकर भागने की कोशिश कर रही हो, और वो भी अकेले? देवी कहने लगती है कि मैं अकेले कहाँ पर हूँ, मेरे सामने तो चिराग है। इस तरह से अपने सामने देखने पर चिराग इसके सामने मौजूद नहीं होता। इस तरफ पिंटू नाम का एक बंदा नारायण के पास आकर कुछ पुराने मर्डर केसेस के बारे में बातचीत करते रहता है। मतलब नारायण को हल्के से धमकाने लगता है कि अगर पुलिस वाले उन केसेस के बारे में मुझसे पूछेंगे तो शायद मैं अपना मुंह खोल दूंगा, तो आप पैसों से मेरा मुंह बंद भी कर सकते हो। मतलब इनडायरेक्टली थोड़ा पैसे मांगने लगता है। पिंटू जाने के बाद नारायणा किसी बंदे को कॉल करने लगता है। जब वो बंदा पिंटू वहाँ से बाहर जा रहा होता है तो सत्याकी की नजर उस पिंटू पर पड़ती है। यही सोचने लगता है कि इस घर में ये नया बंदा कौन है और किससे बात करके जा रहा है। उसी वक्त देवी की सासू माँ सत्याकी और इमुन के पास आकर रोते हुए यही बात पूछने लगती है कि किसने मेरे छोटे बेटे को मारा, क्या आपने पता किया? मुझे पता है कि ये सब कुछ एक श्राप है हमारे घर के ऊपर, वही श्राप हमारे घर के सारे लोगों को खा जा रहा है। सत्याकी पूछने लगता है कि किसका श्राप लगा है आपके घर पर। इस तरफ देवी माया से कहने लगती है कि चिराग ने सच ही कहा था कि मैं पुलिस के पास जाकर सब कुछ सच ही बता दूंगी। माया पूछने लगती है कि चिराग तुम्हारे पास कब आया था, और वैसे भी तुम ऑलरेडी जानती हो कि चिराग 2 साल पहले ही मर चुका है, तो वो तुम्हारे पास कैसे आएगा, कैसे बात करेगा? अगर तुम बार बार ऐसे ही चिराग के बारे में बातचीत करती रहोगी तो लोग तुमको पागल ही समझेंगे, और वैसे भी तुम पुलिस के पास जाकर क्या बताओगी? देवी कहने लगती है कि मैं यही बता दूंगी कि मैं किसी भी मर्डर्स के बारे में कुछ भी नहीं जानती, ताकि वो दोबारा मुझसे पूछताछ ना करे। माया कहने लगती है, क्या तुमने कभी ऑब्जर्व किया कि तुम्हारी शादी होने के बाद, इस घर पर आने के बाद तुम्हारे साथ कुछ अजीब की घटनाएं पेश आने लगी, कुछ अजीब के विजन्स नजर आने लगे? देवी कहने लगती है, हाँ माया मुझे कुछ ऐसे ही विजन्स नजर आ रहे हैं। माया कहने लगती है कि 6 साल पहले तुम्हारा एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, उसी एक्सीडेंट की वजह से तुम अपनी पुरानी याददाश्त खो चुकी हो। इस तरफ विजय मतलब नारायण का दामाद कीर्ति के पास आता है, वही मरा हुआ वरुण की बीवी। विजय कीर्ति को थोड़ा सा दिलासा दिलाने की कोशिश करने लगता है। कीर्ति कहने लगती है कि मुझे तो किसी भी बात का दुख नहीं कि वो वरुण मारा गया, क्योंकि कभी वरुण ने मुझसे प्यार ही नहीं किया, तो मैं कैसे उससे प्यार करती? मैं तो किसी और से प्यार करती हूँ। इस तरह से उल्टा विजय को हक करके आई लव यू बोलने लगती है। विजय कहने लगता है, अरे कीर्ति तुम ये क्या कर रही हो, दूर हटो, अगर कोई देख लेगा तो गलत समझेगा। कीर्ति कहने लगती है
कि विजय तुम भी जानते हो कि तुम्हारी बीबी शिबानी तुमसे प्यार नहीं करती। इस वक्त शिबानी कहाँ पर है क्या तुम्हें पता है? तुम सब कुछ जानते हो लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाते। मैं भी इसी तरह की हूँ। इसी बातों ही बातों में ऐश्वर्या इन दोनों के पास आती है। विजय से पूछने लगती है कि विजय अभी तक शिबानी घर वापस नहीं आई, क्या तुमको पता है वो कहाँ पर है? लेकिन विजय को नहीं पता। दूसरी तरफ उस शिबानी को दिखाया जाता है जो किसी बंदे के साथ कांडमान करती रहती है। वो बंदा शिबानी से पूछने लगता है कि शिबानी अगर हम दोनों के बारे में तुम्हारे पिताजी को पता लग गया तो? शिबानी कहने लगती है कि रिलेशनशिप देखो बेटा, ज्यादा हवा में मत उड़ो। तुम मेरे सेक्सुअल डिजायर को पूरा कर रहे हो बस। अगर तुमसे मन भर गया तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगी। अब शिबानी वहाँ से जाने के बाद इस बंदे को कोई बंदा कॉल करने लगता है। इस तरफ देवी माया से बात कर रही होती है ना, तो देवी माया से यही बात पूछने लगती है कि अगर मैं पहले भी उस घर में रहती थी तो उन लोगों ने मुझे बाहर क्यों भेज दिया और इस तरह से दोबारा शादी करके क्यों घर में लाए? माया कहने लगती है कि देवी तुमको मारने के लिए। जब नारायणा देवी के माँ बाप के पास आकर रुद्रा की शादी की बात कर रहा था तो इसी दरमियान में माया भी इनकी बातें सुनने लगी थी और रुद्रा के कुंडली के हिसाब से रुद्रा की दूसरी बीवी भी मर जाएगी। सो माया देवी से ही बात कहते हुए कहने लगती है कि लेकिन यहाँ पर उल्टा पासा पड़ गया, तो मरने के बजाय वो रुद्रा मर गया। इस तरफ सत्या की पूछताछ के दौरान देवी की सासू माँ से रिमी नाम की एक बंदी के बारे में पूछने लगता है कि आप रिमी को जानते हो? देवी की सासू माँ कहने लगती है कि कौन रिमी? मैं किसी रिमी को नहीं जानती और वैसे भी मेरे घर में मेरा बड़ा बेटा मर चुका है, मेरा छोटा बेटा मर चुका है। आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के बजाय किसके बारे में पूछ रहे हो? सत्या की कहने लगता है कि सारी चीजें वहीं से कनेक्टेड है। अगर आप हमको सारी इन्फॉर्मेशन नहीं बताएंगी तो केस कैसे आगे बढ़ेगा? देवी की सासू माँ इंद्राणी कहने लगती है कि मैंने आपसे कुछ भी नहीं छुपाया। सत्या की कहने लगता है कि आपने हमसे ये बात छुपाई कि देवी ऑलरेडी यहाँ पर रहा करती थी। उसी वक्त स्नेहा इन लोगों के पास आकर कहने लगती है कि देवी भाभी अपने कमरे में मौजूद नहीं। दूसरी तरफ वो बंदा पिंटू अपनी मन ही मन उस नारायण के बारे में अनाप शनाप बातें बकते रहता है कि नारायण तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया, तुमको तो मैं देख ही लूंगा। उसी वक्त इस पिंटू के पास वो बंदा आता है जिसने शिबानी के साथ कांडमान किया। बस इस पिंटू से हल्के से दोस्ती करके नारायण के बारे में पूछताछ करते रहता है कि तुम क्या बात कर रहे थे, किसके बारे में बात कर रहे थे। लेकिन पिंटू इस बंदे को ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं बताता। अरे तुम्हें क्या इससे लेना देना, जाओ तुम यहाँ से। उसके बाद सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। कुछ सालों पहले नारायण के घर में देवी माँ की पूजा होती रहती है। उस पूजा के दरमियान में नारायणा एक बकरे को बलि देने लगता है। तो उस टाइम देवी छोटी बच्ची थी। देवी, उसकी माँ, उसकी बड़ी बहन और माया भी इसी घर में रहा करते थे। प्रेजेंट डे पर जितेश लॉकअप में रहकर यही सारी बातें सत्याकी को बताते रहता है कि जब देवी 7 या 8 साल की थी अपनी माँ और अपनी बड़ी बहन के साथ हमारे घर पर आई थी। सत्याकी पूछने लगता है कि देवी की माँ अपने बच्चों को लेकर तुम्हारे घर पर क्यों आई थी? जितेश कहने लगता है एक्चुअली देवी का फादर और मेरे फादर बहुत अच्छे दोस्त थे। कुछ दिनों के बाद देवी के फादर की डेथ हो गई। सो उन लोगों का कोई भी सहारा ना होने की वजह से देवी की फैमिली को हमारे घर पर ला लिया हमारे पिताजी ने। सत्या की शौक में रहकर पूछने लगता है कि देवी का फादर मर चुका है? अरे देवी के पेरेंट्स तो जिंदा है ना। जितेश कहने लगता है कि एक्चुअली सर वो देवी के असली माँ बाप नहीं है। उसी वक्त सत्याकी की असिस्टेंट इमोन को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किसी जगह पर किसी की डेड बॉडी मिली है। उसी चीज को देखने के लिए इमोन वहाँ पर जाती है और उस लाश को देखकर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। इमोन फटाफट से सत्याकी को कॉल करने लगती है। लॉकअप में सत्याकी जितेश से यही बात पूछने लगता है कि देवी की माँ और उसकी बहन कैसे मर गए। जितेश कहने लगता है कि एक्चुअली उन दोनों ने आत्महत्या कर लिया, देवी का फादर ने भी आत्महत्या कर लिया। यह सुनने के बाद सत्याकी के होश ही उड़ जाते हैं। तभी इमोन को कॉल सत्याकी को आने लगता है। कहने लगती है कि सर हमको यहाँ पर एक डेड बॉडी मिली। वो डेड बॉडी और किसी की नहीं, पिंटू की है। सत्याकी तो यही सोचने लगता है कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले इस पिंटू को नारायण के घर से जाते हुए देखा। इतना जल्दी इसको किसने मार दिया और क्यों? दूसरी तरफ देवी उस बोट से निकलकर कहीं पर जा रही होती है। तभी माया इसके सामने आती है। कहने लगती है कि मैंने तुमसे कहा ना कि तुम वहीं पर रहो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आ रही हूँ। देवी कहने लगती है कि माया मैंने उसको देखा। माया पूछने लगती है किसको देखा? क्या दोबारा तुमने चिराग को देखा? चिराग का नाम सुनते ही माया गायब होकर इसके सामने चिराग प्रकट होता है। चिराग पूछने लगता है कि देवी कहाँ पर जा रही हो? देवी कहने लगती है कि मैं पुलिस के पास जा रही हूँ, मैंने जो देखा वो सब कुछ सच बता दूंगी। चिराग कहने लगता है कि देवी जो भी करो सोच समझ कर करो और उसी तरह से उस माया पर भरोसा मत करना। तभी देवी के सामने दोबारा माया प्रकट होती है। पूछने लगती है कि बताओ देवी तुमने किसको देखा और तुम कहाँ पर जा रही हो? देवी कहने लगती है कि माया मैं तुमको ये बात नहीं बताऊंगी, मैं अब डायरेक्ट पुलिस के पास जाकर बताऊंगी। इस तरह से वो देवी पुलिस स्टेशन पर आकर सत्याकी से मुलाकात करके यही बात कहने लगती है
कि सत्यकी मैंने एक हत्या को देखा। मतलब जब देवी उस बोट के पास थी, उसी नदी किनारे के पास इन दोनों को देखती है, पिंटू और वो एक और बंदा। देखते ही देखते वो दूसरा बंदा इस पिंटू को मार देता है और यही चीज देखकर देवी डर के मारे वहाँ से निकलने लगी। सत्यकी देवी से यही बात पूछने लगता है, क्या आप उस बंदे को जानते हो? देवी कहने लगती है, मैं तो उस बंदे को नहीं जानती, लेकिन अगर दोबारा देखूंगी तो पहचान लूंगी। सत्यकी पूछने लगता है, क्या आपने उस बंदे को किसी और जगह पर देखा था? देवी कहने लगती है, हाँ मुझे याद आया, 2 साल पहले जब चिराग पानी में डूबकर मर गया ना, उस जगह पर वही बंदा मौजूद था। उसी बंदे ने मेरे चिराग को पानी से बाहर निकाला था। देवी सत्यकी से ये भी कहने लगती है कि सत्यकी उस बंदे के हाथ पर एक अजीब का टैटू भी था। सत्यकी इमुन से कहने लगता है कि तुम देवी को उसके घर के पास ड्रॉप कर दो, कल सुबह एक स्केच आर्टिस्ट को बुलाकर स्केच बनवाएंगे। बाद में सत्यकी पूछने लगता है कि देवी जी, आपने हमको ये क्यों नहीं बताया कि आप पहले भी उस घर में रहा करते थे? देवी कहने लगती है कि मुझे भी ये बात रिसेंटली पता चली, 6 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ, बाद में मैंने अपनी याददाश्त खो दी। सत्यकी पूछने लगता है, रिसेंटली आपको ये बात कैसे पता चली? देवी कहने लगती है कि मुझे माया ने बताया, मेरी बेस्ट फ्रेंड माया। इस तरफ शिबानी वापस अपने घर पर आती है तो नारायणा अपनी बेटी को देखकर बहुत डांटने लगता है कि तुमने पहले से ही हमारी घर की नाक कटवा दी और अब तुम दोबारा आवारागर्दी कर रही हो। एक्चुअली शिबानी को पसंद नहीं था कि शिबानी उस विजय से शादी करे। विजय अच्छा लड़का है, इसीलिए नारायणा ने विजय की शादी शिबानी से करवा दिया, लेकिन ये शिबानी विजय को अपना पति मानती ही नहीं। इस तरफ सत्यकी दोबारा इसी जितेश के पास आता है, पूछने लगता है, अरे जितेश, अभी तक तुम सोए नहीं, क्यों टेंशन ले रहे हो? वैसे भी कल तुम्हारा फादर यहाँ पर आकर तुमको बेल दिलवा ही लेगा, तो तुम किस बात का टेंशन ले रहे हो? और वैसे भी तुम बाहर जाने के बाद भी मेरे पास कुछ सबूत है कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए। अब तुमको सिर्फ एक ही बंदा बचा सकता है और वो है मैं। जितेश कहने लगता है कि सर आपको कितने पैसे चाहिए, मैं दूंगा। सत्यकी कहने लगता है कि मैं इतना आसानी से बिकाऊ नहीं हूँ, मुझे तो कुछ और चाहिए। इस तरह से जितेश के साथ एक डील बात करने लगता है। इस तरफ जब देवी अपने कमरे में सो रही होती है, तभी ये दिखती है कि माया कहीं पर जा रही है, वही इसकी फ्रेंड। देवी चुप चुप के इस माया को फॉलो करने लगती है। माया देवी के सासू माँ के कमरे में जाकर उसके मुँह पर पिल्लो रखकर मारने की कोशिश करने लगती है। ये देखकर जब देवी चिल्लाने लगती है तो माया फटाफट से वहाँ से भागने लगती है। देवी भी माया के पीछे पीछे जाने लगती है। उसी वक्त इसकी टक्कर तानी से होती है, वही काम वाली बाई। उसके बाद सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। जब देवी उसकी फैमिली वाले इस घर पर रहा करते थे तो देवी की बड़ी बहन उस रुद्रा से प्यार करने लगी और उसी तरह से रुद्रा भी इससे प्यार करने का नाटक करने लगा। जब देवी की बड़ी बहन प्रेग्नेंट हुई, यही बात रुद्रा को बताने लगती है। रुद्रा कहने लगता है कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है, क्या भरोसा कि वो मेरा ही है? कभी तुम जितेश के साथ अफेयर करती हो, कभी तुम मेरे छोटे भाई के साथ अफेयर करती हो। इस तरह से इस पर इल्जाम लगाने लगता है। देवी की बड़ी बहन कहने लगती है, नहीं रुद्रा, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ और किसी से नहीं, उल्टा तुम्हारे दोनों भाई मुझे तंग करते थे। रुद्रा कहने लगता है, अरे चुप करो, तुम एक वैश्या हो, तुम्हारी माँ एक वैश्या है, सारा खानदान वैश्या है। देवी चुप चुप के इन दोनों की बातें सुनती रहती है। उस वक्त देवी थोड़ी बड़ी हो चुकी होती है। रुद्रा देवी की बहन को बहुत मारने पीटने भी लगता है। प्रेजेंट पर देवी यही सपना देखकर अपनी नींद से जाग जाती है। थोड़ी देर के बाद जब वो तानी इसके कमरे पर आती है तो देवी यही बात पूछने लगती है कि तानी, तुम तो यहाँ पर काफी सालों से काम करती हो ना, आज रात मुझे एक सपना आया था कि मैंने रुद्रा को देखा, उसी तरह से उमा नाम की एक लड़की को देखा जो बहुत ही जानी पहचानी सी लग रही थी मुझे, और मैं भी उस सपने में थी। तानी कहने लगती है, अरे देवी, सपने में कुछ भी नजर आता है, उन पर फोकस मत करो। इस तरह इमुन सत्यकी के घर पर आती है इसको पिक करने के लिए और इसी तरह से ये दोनों इसी केस के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। कल रात जितेश के साथ जो डील हुआ वो इमुन को बताने लगता है। एक्चुअली कल रात जितेश ने सत्यकी को देवी और उसके फैमिली के बारे में सब कुछ बता चुका होता है और सत्यकी ये भी फाइंड आउट कर चुका होता है कि जो बंदा वरुण मरा है ना, उसका और कांवरी बाई का अफेयर चल रहा था। इसीलिए वरुण के डेड बॉडी के पास उसी पान मसाले की स्मेल आ रही थी। दूसरी तरफ इंद्राणी वही देवी की सासू माँ ऐश्वर्या को अपने पास बुलाती है। कहने लगती है कि कल रात किसी ने मुझे मारने की कोशिश की, मेरे मुँह पर पिल्लो रखकर। ऐश्वर्या पूछने लगती है कि जिसका मतलब आप मुझ पर शक कर रही हो। इंद्राणी कहने लगती है, क्यों ना शक करूं तुम पर। रुद्रा मरने के बाद हॉस्पिटल की चाबी तुम्हारे हाथ में आ गई, मैनेजमेंट तुम्हारा ही है और अब हल्के से मेरे पति को रिझाकर इस घर को भी हासिल करना चाहती हो। ऐश्वर्या कहने लगती है कि मैं आपके पति के साथ कोई फिजिकल रिलेशनशिप में नहीं हूँ, वो बस इमोशनल रिलेशनशिप है। खैर उसके बाद जब माया बालकनी में होती है तो देवी माया के पास आकर कहने लगती है कि कल रात तुम इतना बड़ा कांड करके इतना शांति के साथ
कैसे रह सकती हो। माया कहने लगती है, अरे मैंने क्या किया, तुम जितना इन घर वालों को जानती हो उसी तरह से मैं भी जानती हूँ, क्योंकि शादी के वक्त मैं भी तुम्हारे साथ इस घर पर आई हूँ ना। जो लोग बुरे हैं मैं उनके साथ बुरा कर रही हूँ बस। और वैसे देवी आज रात भी कुछ होने वाला है, इसके लिए तुम तैयार रहना। देवी पूछने लगती है कि माया आज रात तुम क्या करने वाली हो, लेकिन माया कुछ भी जवाब नहीं देती, वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद सत्याकी और यमुन इसी घर पर आकर उस तनी से दोबारा इसी के बारे में पूछताछ करने लगते हैं कि जिस वक्त वो वरुण मरा था तुम कहाँ पर थी। हमें पता है कि तुम जरूर कुछ छुपा रही हो, फटाफट से सच बताओ वरना तुमको पुलिस स्टेशन पर ले जाकर अलग तरीके से भी सच उगलवा सकते हैं। अब सच सच बताओ कल क्या हुआ था। अब ये काम वाली भाई तनी डर के मारे सच बताने लगती है कि एक्चुअली वो मरा हुआ वरुण इससे प्यार किया करता था और ये भी उससे प्यार किया करती थी। हम दोनों बहुत ही अजीब के प्लेसेस पर मुलाकात करते थे। वरुण जहाँ पर भी बुलाती मैं वहाँ पर चली जाती उससे मिलने के लिए। सो कल दोपहर को भी वरुण से मिलने के लिए ये तनी उसके पास गई थी किसी जगह पर, और वो भी वो पान मसाला खाते हुए। कांड होने के बाद तनी इस वरुण को एक खुशखबरी सुनाने लगती है कि ये माँ बनने वाली है। यह सुनने के बाद वो वरुण बहुत गुस्सा करने लगता है। तनी के मुंह पर थोड़े पैसे फेंक कर कहने लगता है कि फटाफट से तुम क्लिनिक पर जाकर अपना अबॉर्शन करवा लो। तब जाके तनी को ये बात समझ में आती है कि ये वरुण इससे प्यार नहीं करता, बस इसका इस्तेमाल कर रहा था। तो बाद में तनी उसी तरह से अपना अबॉर्शन करवा लेती है। इसकी थोड़ी देर के बाद मुझे ये बात पता चली कि वो वरुण मर चुका है। मतलब जिस वक्त वरुण मरा था उस वक्त ये क्लिनिक पर गई थी। बाद में सत्याकी और इमुन वहाँ से बाहर आते हुए इसी बात के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। सत्याकी कहने लगता है कि मेरे हिसाब से तनी ने भी सच्ची में वरुण से प्यार नहीं किया था। अगर प्यार करती तो वो बच्चा रख लेती। बस अपना फ्यूचर के बारे में सोचकर वो वरुण के साथ रिलेशनशिप में थी। जब उसको ये बात पता लग गई कि वरुण इससे प्यार नहीं करता तो इसने अपना हार मान लिया। उसके बाद सत्याकी एक एड्रेस पर आता है। एक्चुअली 2 साल पहले जिस बंदे ने चिराग को पानी से निकाला था उस बंदे ने अपने स्टेटमेंट में एक एड्रेस बताया था अपना। तो वही पुलिस स्टेशन पर जाकर वही एड्रेस लेकर जब यहाँ पर आता है तो यहाँ पर कोई भी घर मौजूद ही नहीं होता। उस वक्त उस टाइम के पुलिस वालों ने उस एड्रेस का कुछ भी वेरीफाई ही नहीं किया, बस चिराग का सुसाइड बताकर केस को क्लोज कर दिया था। सो सत्याकी समझ जाता है कि शायद वही बंदा चिराग को मारा होगा जिसने कल पिंटू को मारा। खैर इस तरफ स्नेहा बस ऐसे ही देवी के कमरे पर आती है। देवी स्नेहा से पूछने लगती है कि स्नेहा क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। स्नेहा कहने लगती है, अरे देवी मैं क्यों तुमसे कुछ छुपाऊंगी। देवी कहने लगती है, कल रात जब मैं वापस घर पर आई थी तो तुमने मुझसे एक अजीब का सवाल पूछा था कि वरुण के मर्डर के बारे में आपको कुछ नहीं पता। स्नेहा उस वक्त बहुत ही कम लोग वरुण के बारे में जानते थे, तो तुमको ऑलरेडी पहले कैसे पता लग गया कि वरुण की मौत हो गई। यह सुनने के बाद स्नेहा इसका जवाब नहीं देती, उल्टा देवी को कंफ्यूज करने लगती है कि देवी क्या तुम अपनी माँ और अपनी बहन के बारे में कुछ जानती हो, कुछ याद आ रहा है। अब उसी वक्त माया के पेरेंट्स देवी को देखने के लिए आते हैं। स्नेहा वहाँ से चली जाती है। देवी से कहने लगते हैं कि हमने सुना कल रात तुम कहीं पर चली गई थी। अरे कहाँ पर गई थी। और उसी तरह आज सुबह वो पुलिस वाली इमुन हमारे घर पर आई थी, माया के बारे में कुछ पूछताछ कर रही थी, और वैसे भी तुमने हमको यहाँ पर क्यों बुलाया। देवी कहने लगती है कि आंटी अंकल मेरे अकेलेपन को दूर करने के लिए आपने मेरे साथ माया को भेजा, लेकिन अब आप माया को यहाँ से ले जाइए। दूसरी तरफ नारायण का वकील जितेश को बेल दिलवाकर वापस घर पर लाता है। वकील नारायण से ये भी कहने लगता है कि सच बताऊं तो इस बेल में मेरा ज्यादा हाथ नहीं है, सब कुछ जितेश बाबू ने संभाल लिया। मतलब पुलिस वाले ने खुद जितेश बाबू को छोड़ दिया। सो बाद में वकील जाने के बाद नारायण जितेश से पूछने लगता है कि बताओ उस सत्याकी ने तुमको क्यों छोड़ दिया, क्या आप बककर आए हो पुलिस के पास। जितेश कहने लगता है कि पापा उस सत्याकी के पास मेरे खिलाफ स्ट्रॉन्ग सबूत है, ऐसे में मेरा बेल होना मुश्किल था, इसीलिए सत्याकी को एक सच बताया, देवी का सच कि देवी यहाँ पर पहले रहा करती थी, बाद में देवी की माँ और उसकी बहन ने आत्महत्या कर लिया। इस तरह से सच बताने पर वो नारायणा जितेश पर बहुत गुस्सा करने लगता है। दूसरी तरफ वो सत्याकी बख्शी नाम के एक बंदे के पास आता है। कहने लगता है कि 10 साल पहले मेरे पापा यहाँ के एसपी हुआ करते थे, एक केस के बारे में आपसे बात करनी है। जो पिंटू है ना उसकी मौत हो चुकी है। एक्चुअली पिंटू इसी बख्शी का केयर टेकर होता है। किसने मारा ये अभी तक पता नहीं चला, लेकिन एक छोटा सा क्लू मिला है, हत्यारे के हाथ पर एक अजीब का टैटू है। यह सुनने के बाद बख्शी कहने लगता है कि 10 साल पहले जब रिमिक की हत्या हुई थी उस वक्त एक बंदे से मेरी टक्कर हो गई थी, तो उस बंदे के हाथ पर भी एक त्रिशूल का टैटू लगा हुआ था। दूसरी तरफ देवी के पास वो तानी आती है चाय लेकर। देवी पूछने लगती है कि कल रात तुमने माया को देखा था ना, वही सीढ़ियों से उतरकर जा रही थी। तानी कहने लगती है
कि देवी मैंने कल रात किसी को नहीं देखा तुम्हारे अलावा। दूसरी तरफ सत्याकी रिमी के मर्डर को इमेजिनेशन करने लगता है। बात यह है कि 10 साल पहले इसकी फादर ने ही इस रिमी की केस को डील किया था। ये पहले सीजन में भी बताया गया था। सो पहले तो वो हत्यारा केक लेकर रिमी के घर पर आया, कहने लगा था कि आपके चहेते लोगों ने आपको एक केक भेजा। इस तरह से वो हत्यारा अंदर आकर गला काटकर मार दिया। जब नीचे उतरकर वहाँ से जा रहा था तो तभी इसकी टक्कर उस बख्शी से होती है। उस वक्त बख्शी ने भी उस बंदे का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन उसके हाथ पर त्रिशूल का टैटू देखा था। सो प्रेजेंट पर वो बख्शी सत्याकी से ही कहने लगता है कि शायद उस वक्त तुम्हारे पिताजी ने हत्यारे के बारे में फाइंड आउट कर लिया था। उसके दूसरे दिन ही तुम्हारे पिताजी रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे। और एक और बात मुझे याद आ रही है, उस हत्यारे को मैंने दूसरी जगह पर देखा था। हाँ, नारायण के घर के पास। इस तरफ देवी स्नेहा से मुलाकात करके उमा के बारे में पूछने लगती है कि स्नेहा ये उमा कौन है, मेरे सपने में आई थी। स्नेहा कहने लगती है कि देवी वो तुम्हारा सपना नहीं था, वो तुम्हारी याददाश्त थी और उमा तुम्हारी बड़ी बहन। इस तरह से स्नेहा देवी को इसके बचपन का एक इंस्टेंट याद दिलाने लगती है। जब नारायणा देवी की फैमिली को अपने घर पर लाया था तो ये बात इंद्राणी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उस वक्त देवी 7 या 8 साल की बच्ची थी। इंद्राणी ने देवी की माँ और उसकी बड़ी बहन को बहुत लानतान किया इस घर से भगाने के लिए, लेकिन ये लोग कहीं पर भी नहीं गए थे। प्रेजेंट पर उसी वक्त देवी को कोई मैसेज करने लगता है, किसी होटल पर बुलाने लगता है। दूसरी तरफ वो शिवानी किसी से मिलने के लिए एक होटल पर आती है। उसी वक्त बुरखे में कोई बंदा या बंदी आकर इस शिवानी को मार देता है या मार देती है। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ जब वो इमुन कहीं पर जा रही होती है, उसी वक्त वो किलर इमुन के पास आकर इसको 2-3 गोलियां मार देता है। उस वक्त इमुन उस सत्याकी से फोन में बात कर रही होती है। गोलियों की आवाज सुनकर सत्याकी फटाफट से इमुन के पास जाने लगता है। थोड़ी देर के बाद सत्याकी उस जगह पर आता है जहां पर इमुन का शूट आउट हुआ। इमुन को चेक करने पर इसकी पल्स अभी भी चल रही होती है। फटाफट से एम्बुलेंस को बुलाकर हॉस्पिटल भिजवाने लगता है। दूसरी तरफ देवी को दिखाया जाता है और फिलहाल देवी उसी होटल पर आई होती है किसी से मिलने के लिए। मतलब इसको मैसेज आया था कि इस होटल के पास आकर मुझसे मिलो, लेकिन देवी को यहाँ पर कोई भी नजर ही नहीं आता। शॉकिंग बात यह है कि इसी होटल में शिवानी की मौत हो चुकी होती है। इस तरफ जब सत्याकी हॉस्पिटल में मौजूद होता है तो इसका एक टीम मेंबर सत्याकी के पास आकर यही खबर सुनाने लगता है कि सर होटल में एक फीमेल डेड बॉडी पाई गई और वो और किसी की नहीं शिवानी की है। हर दूसरे दिन सत्याकी नारायण के घर पर बुलाकर सारे फैमिली मेंबर्स को जमा करके कहने लगता है कि शिवानी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुका है। शिवानी को किसी कॉम्पास से मारा गया और वो भी हत्यारा राइट हैंडेड है। और यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि हत्यारा किसी भी हथियार को यूज कर सकता था, लेकिन सिर्फ कॉम्पास से ही शिवानी को मारा गया। और इसी तरह से शिवानी के ब्लड से मिरर पर यह भी लिखा गया था कि डैश इज द बिच। नारायण पूछने लगता है हत्यारा ने मेरी बेटी को बिच कहा। सत्याकी कहने लगता है कि डैश में कुछ भी आ सकता है, जैसे कर्मा इज ए बिच। मतलब शायद हत्यारे ने शिवानी को मारकर अपना बदला पूरा किया। अब उसी वक्त देवी की सासू माँ यहाँ पर आकर देवी पर चिल्लाने लगती है, क्या तुम मेरी फैमिली से बदला ले रही हो? नेक्स्ट किसे मारने वाली हो? मुझे, मेरे हस्बैंड को, मेरे दामाद को, किसे? सत्याकी इंद्राणी को कॉल करने लगता है। कहने लगता है कि जब शिवानी होटल में मारी गई थी उस वक्त देवी उसी होटल में मौजूद थी। सिर्फ देवी नहीं, इस परिवार का हर एक शख्स उस होटल रूम के पास गया था। मतलब जब सत्याकी ने उस होटल का सीसीटीवी फुटेज देखा तो नारायण के फैमिली वाले इस होटल पर आए थे। देवी कहने लगती है कि कल मुझे तो मैसेज मिला था, किसी ने मुझे उस होटल के रूम पर मिलने के लिए बुलाया था, इसीलिए मैं वहाँ पर गई। उस बंदे ने मुझे रूम नंबर 203 पर बुलाया था, लेकिन वो रूम तो लॉक था। अब शिवानी की हत्या रूम नंबर 204 में हुई थी। सत्याकी बाकी फैमिली मेंबर से भी पूछने लगता है कि आप लोग उस होटल पर क्यों गए थे? उन लोगों का भी यही जवाब होता है कि हमको भी एक मैसेज मिला था। वो सारे फैमिली मेंबर्स अलग अलग रूम नंबर्स बताने लगते हैं, किसी को 204, किसी को 205, किसी को 202, किसी को 201, लेकिन जिस भी रूम पर बुलाया था वो कमरा लॉक था। तो वेट करके सारे लोग वापस अपने घर पर आ गए। उसी वक्त देवी उठकर सत्याकी से कहने लगती है कि सत्याकी, मैं जानती हूँ शिवानी को किसने मारा, उसी ने इस फैमिली वालों को भी मारा। मेरी फ्रेंड माया, सारे लोगों को मारने से पहले माया पहले मेरे पास आकर इन्फॉर्म किया था कि मैं आज रात किसी को मारने वाली हूँ। उस रात वरुण को भी उसी ने मारा और इसी तरह मेरी सासू माँ को भी मारने की कोशिश की थी। कल भी उसने मुझे इन्फॉर्म किया था कि आज रात एक और हत्या होने वाली है। सत्याकी देवी से कहने लगता है ठीक है
पहले आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन पर आइए, हम वहाँ पर डिस्कस करते हैं। इस तरह से देवी को अपने साथ ले जाते समय नारायण के पास आकर कहने लगता है कि मैं आपके केस को भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ और मैं केस के बहुत ही करीब पहुँच चुका हूँ। आप रेडी रहना नारायण जी, मैं अपने फादर का बदला लेकर ही रहूंगा। उसी वक्त एसपी सत्याकी को कॉल करके फटाफट से अपने पास बुलाने लगता है। इट्स अर्जेंट। सत्याकी जब एसपी के पास जाता है तो इस एसपी के पास वो बख्शी बैठा होता है। सही थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। जब सत्याकी इस बख्शी से मुलाकात किया था तो बख्शी ने कुछ सच्चाइयाँ सत्याकी को बता चुका होता है। कहने लगता है कि सत्याकी, अगर मैं चाहता था तो तुम्हारे पिताजी को बचा सकता था। मैं एक बहुत बड़ा झूठा हूँ, झूठा। 10 साल पहले रिमी की हत्या होने के बाद दूसरे दिन बख्शी को डीएम साहब अपने पास बुलाते हैं। एक्चुअली ये बख्शी एक हेडमास्टर होता है और इस पर इल्जाम लगाने लगते हैं कि इस बख्शी ने अपने स्टूडेंट के साथ गलत हरकतें की और उस वक्त इस पर इल्जाम लगाने वाला प्रेजेंट वाला एसपी होता है। सत्याकी का हायर ऑफिसर मतलब एक झूठी गवाह को डीएम के सामने प्रोड्यूस करने लगता है और इसी तरह यह सब कुछ कारनामा कराने वाला उसी नारायण होता है। इस बख्शी को डरा धमकाकर झूठा बयान देने के लिए कहता है। सो प्रेजेंट डे पर एसपी सत्याकी को बुलाकर यही बात कहने लगता है कि तुम पुराने रिमी के केस को दोबारा री इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हो? यहाँ पर तो हत्याएं काफी सारी हो रही है, उन केसेस को तो तुम सॉल्व नहीं कर रहे। 10 साल पुराने केस को क्यों ओपन किया? सत्याकी कहने लगता है कि मुझे डीएम मैडम ने परमिशन दी, मैं वही ऑर्डर्स फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी एसपी सत्याकी को धमकाने लगता है कि वो नारायणन बहुत बड़ा आदमी है, उससे तुम पंगा मत लेना। लेकिन सत्याकी एसपी की बातों से नहीं डरता, उल्टा उस पर गुस्सा करके वहाँ से जाने लगता है कि इस केस में तुम भी फंसोगे। उसके बाद सत्याकी वहाँ से बाहर जाते समय डीएम मैडम को फोन करके केस के सारे अपडेट्स देते रहता है। ये डीएम मैडम इसके फुल सपोर्ट में होती है। जब बाहर आकर देखता है तो सारे कांस्टेबल्स चाय पी रहे होते हैं, देवी को गाड़ी में अकेला छोड़कर। सो उन पर गुस्सा करके जब देवी के पास जाता है तो शॉकिंगली गाड़ी में देवी मौजूद नहीं होती। सारे पुलिस वाले उस देवी की तलाश करने लगते हैं इधर उधर। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ जितेश अपने हॉस्पिटल में अपने पेशेंट्स का चेकअप करते रहता है। इसी दरमियान में एक बुरखे वाली लड़की या तो फिर बंदा जितेश के पास आकर इसको भी मार देता है। यह होने के थोड़ी देर के बाद देवी खुद सत्याकी के पास आती है। सत्याकी पूछने लगता है कि अरे देवी, आप कहाँ पर चली गई थी? देवी कहने लगती है कि एक्चुअली कल मेरे हाथ को चोट लगी थी, पासी के हॉस्पिटल में जाकर बैंडेज लगवा लिया। तो शॉकिंगली पासी में नारायण के फैमिली का हॉस्पिटल ही होता है। उसके बाद सत्याकी देवी को लेकर पुलिस स्टेशन पर आता है और एक्चुअली सत्याकी ने ऑलरेडी माया और उसके पेरेंट्स को पुलिस स्टेशन बुलवा चुका होता है। तो यहाँ पर इस माया को देखकर देवी कहने लगती है कि सत्याकी, मैं इस माया की बात नहीं कर रही, मैं दूसरी माया की बात कर रही हूँ। मतलब जो माया देवी को नजर आ रही होती है वो ये नहीं होती। वो माया भी कहने लगती है कि अरे देवी, मैं तुम्हारी इकलौती फ्रेंड हूँ, मेरा नाम ही माया है, तुम किस माया की बात कर रही हो? सत्याकी माया को साइड में ले जाकर पूछने लगता है कि देवी क्या बोल रही है। ये माया कहने लगती है कि सर मुझे लगता है कि देवी की दिमागी हालत ठीक नहीं। मेरे सामने भी उसने काफी सारी बार दूसरी माया का जिक्र किया। उसी वक्त देवी बहुत ही हंगामा करने लगती है कि मेरी बातों पर कोई भी यकीन क्यों नहीं कर रहा, माया है, हकीकत में है। तो तभी देवी दूसरी माया को इमेजिनेशन करते हुए कहने लगती है कि वो देखो, वो माया आ रही है खुद ब खुद चलकर। लेकिन किसी को भी वहाँ पर कोई भी नजर ही नहीं आता। देवी कहने लगती है कि माया, तुम आ गई, देखो ना, कोई भी मेरी बातों पर यकीन ही नहीं कर रहा। तुम ही बताओ ना पुलिस वालों को कि तुमने ही सारे फैमिली वालों को मारा। अब देवी की हरकतें देखकर सत्याकी को अपने फादर के बारे में याद आता है। मतलब पहले सीजन में इसका फादर ऐसी ही पागल हरकतें कर रहा था। खैर यहीं पर हमको ये बात पता चलती है कि इस देवी को डीएडी हुआ है, वही मल्टीपल डिसऑर्डर। माया नाम की कोई लड़की है ही नहीं। देवी खुद माया जैसा इमेजिनेशन करती रहती है। पुलिस स्टेशन में ही देवी कभी माया बनकर बात करने लगती है तो कभी देवी मतलब माया का कैरेक्टर कहने लगती है कि मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही उन सारे लोगों को मार दिया, रिवेंज लेने के लिए। बातों ही बातों में माया ये भी कहने लगती है कि इसका नेक्स्ट टारगेट वही जितेश है। यह सुनने के बाद जब पुलिस वाले फटाफट से हॉस्पिटल पर जाते हैं तो सच में जितेश की डेड बॉडी होती है वहाँ पर। खैर उसी रात सत्याकी इंद्राणी से मिलने के लिए आता है। अब इंद्राणी तो बहुत ही दुखी होती है क्योंकि इसके जो 4 बच्चे होते हैं वो चारों के चारों मर चुके होते हैं। सत्याकी से कहने लगती है कि मैं अपने बच्चों की गलतियाँ जानती थी, काश उसी वक्त मैं अपने बच्चों को सुधारती तो आज मेरे बच्चे मेरे सामने होते। सो सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है 6 साल पहले। देवी की बड़ी बहन की प्रेगनेंसी के बारे में देवी और उसकी माँ को पता चलने पर ये दोनों बहुत दुखी होने लगते हैं। देवी अपनी माँ से कहने लगती है कि माँ, हम यहाँ से कहीं दूर चलते हैं, अपनी जिंदगी गुजार लेंगे। देवी की माँ कहने लगती है कि देवी, हम कहाँ पर जा सकते हैं, और वैसे भी उमा के साथ वो तीनों
ऐसा कैसा कर सकते हैं। उसी वक्त स्नेहा इन दोनों के पास आकर ये कहने लगती है कि उमा दीदी को कुछ ज्यादा ही ब्लीडिंग हो रही है, उसकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है। तो ये सुनने के बाद देवी उन तीन भाइयों के पास आकर बहुत गुस्सा करने लगती है कि रुद्रा तुमने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। रुद्रा उमा के बारे में थोड़ी गंदी बातें करने लगता है कि उमा मेरे साथ नहीं बल्कि मेरे भाइयों के साथ भी सोई है। और वहीं पर शिवानी भी होने की वजह से उमा के बारे में गलत बातें बोलने लगती है। अरे देवी इतना चिल्लाओ मत, बस तुम्हारी बहन का अबॉर्शन ही तो हुआ, ठीक हो जाएगी वो। और उसी तरह तुम्हारी बहन ने हमारे भाइयों को थोड़ा सर्विस भी दिया। यह सुनने के बाद देवी गुस्से में आकर कॉम्पास लेकर शिवानी के हाथ पर चुबा देती है। यह होने के बाद नारायणा देवी को और उसकी माँ को अपने घर से बाहर भगाने लगता है और ऑलरेडी देवी की बड़ी बहन मर चुकी होती है। आंगन में उसकी लाश पड़ी होती है। बाद में देवी की माँ टेरेस के ऊपर जाकर अपने आप को जला लेती है। देवी की आंखों के सामने इंद्राणी देवी की माँ को बहुत रोकने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो रुकती ही नहीं। तो इसी घटना के बाद देवी की याददाश्त चली गई और शायद उसी वक्त माया का कैरेक्टर भी इसके अंदर जाग गया। खैर प्रेजेंट पर सत्या की इंद्राणी से पूछने लगता है कि पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के हिसाब से रुद्रा को राइट हैंड से मारा गया, वरुण को लेफ्ट हैंड से मारा गया और इसी तरह से शिवानी को राइट हैंड से। और मैं चाहता हूँ कि देवी एम्बिडेक्स्ट्रस है, मतलब वो अपने दोनों हाथ अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकती है इक्वली। अगर मान ले कि देवी ही मर्डरर है तो ये सारी हत्याएं अपने दोनों हाथों से अच्छे से कर सकती है। क्या इस घर में कोई और शख्स है जो अपने दोनों हाथों का इक्वली इस्तेमाल कर सकता है? इंद्राणी कहने लगती है हाँ मेरे पति, वो भी एम्बिडेक्स्ट्रस है, लेकिन कोई भी एक बाप अपने बच्चों को नहीं मार सकता। दूसरी तरफ जब वो इमुन आईसीयू रूम में होती है तो वही किलर इमुन के कमरे पर आता है इसको मारने के लिए, लेकिन तभी सत्या की यहाँ पर आकर इस बंदे को पकड़ ही लेता है। उसके बाद क्या था, पुलिस स्टेशन में लाकर इस बंदे की बहुत धुलाई करने लगते हैं। अब बगल वाले लॉकअप में देवी कैद होती है तो सत्या की देवी के पास आता है। तो उस वक्त देवी माया बनके होती है। सत्या की पूछने लगता है बस मुझे एक बात बताओ, क्या माया ने उन सारे फैमिली वालों को मारा? माया कहने लगती है, मतलब वही देवी कहने लगती है नहीं मैंने किसी को नहीं मारा, मैं मारना चाहती थी लेकिन हर बार देवी ने मुझे रोक लिया, जिसका मतलब उन 4 लोगों को देवी ने भी नहीं मारा। देवी सत्या की से भी कहने लगती है कि नारायण के घर में एक और हत्या होने वाली है, लेकिन तुम उसको भी रोक नहीं पाओगे। खैर दूसरे दिन सत्या की नारायण के पास आता है, कहने लगता है कि आपका वो चेहरा पकड़ा गया और सब कुछ बक भी दिया। यहीं पर हमको कुछ बातें पता चलती है कि इसी नारायण ने ही देवी के बीएफ चिराग को मरवाया था, क्योंकि चिराग इनकी फैमिली के स्कैंडल को बाहर रखने वाला था। उसके बाद पिंटू को भी मरवाया क्योंकि वो पिंटू नारायण को ब्लैकमेल कर रहा था। और इसी तरह 10 साल पहले रिमी को भी इसी नारायण ने मरवाया था। तो उसके बारे में कुछ बातें पिंटू जानता था, वही ब्लैकमेल कर रहा था। 10 साल पहले इस नारायण का अफेयर उस रिमी के साथ चल रहा था। उस वक्त रिमी नारायण से कहने लगी थी कि तुम अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दो, लेकिन नारायणा अपनी सोशल इमेज को खोना नहीं चाहता था, इसीलिए रिमी को मरवा दिया। 10 साल पहले सत्याकी के फादर ने इन सारे पीसेस को ऑलरेडी जोड़ चुका था, लेकिन इसी नारायण ने सत्याकी के फादर का एक्सीडेंट करवाकर मरवा दिया था। सो सत्याकी नारायण से यही कहने लगता है कि आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। नारायण कहने लगता है ठीक है, सब कुछ कोर्ट में देख लेंगे, फिलहाल मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। और इसी तरह सत्याकी नारायण से एक सच भी बताने लगता है, कहने लगता है कि आपको पता है कि शिवानी किसके साथ सोती थी? उसी आपके चेल्हे के साथ। नारायण गुस्से में अंदर जाता है अपने कपड़े बदलने के लिए। थोड़ी देर के बाद इंद्राणी जोर से चिल्लाने लगती है। फटाफट से अंदर जाकर देखता है तो नारायण की लाश पड़ी होती है और हथियार इंद्राणी के हाथ में होता है। इंद्राणी कहने लगती है कि सत्या की खून का बदला खून, मैंने ही अपने हस्बैंड को मार दिया। खरिया होने के बाद सत्या की रेड लाइट एरिया पर आकर उस लड़की के कमरे में जाने लगता है दोबारा, जहाँ पर वो वरुण मरा था। मतलब उस टाइम इस कालगर ने ये स्टेटमेंट दिया था कि वरुण यहाँ पर आने से पहले कोई बंदा या बंदी बुरखे में यहाँ पर आकर इस लड़की को हाथ पैर बांधकर साइड में रख दिया था। जब वरुण कमरे में आया था तो उसको मार दिया गया। सो इन्वेस्टिगेशन के दौरान में सत्या के कुछ नोटिस करके दोबारा इसी कमरे पर आता है कि हत्यारा किस रास्ते से आया था और कैसे खड़ा था। वो सारी चीजें दोबारा रिक्रिएट करने लगता है। तभी वो कालगर सत्याकी से कहने लगती है कि जब वो बंदा या बंदी वरुण को मारा था तो उसके उंगली से एक अंगूठी नीचे गिर गई थी। सत्या के कमरे में उसी रिंग को ढूंढने लगता है। बहुत ढूंढने के बाद फाइनली वो रिंग इसको मिल ही जाती है। उसके बाद सत्या की दोबारा उसी फैमिली मेंबर्स को बुलाकर एक के बाद एक पूछताछ करते रहता है। जब विजय से भी पूछताछ कर रहा होता है तो सडनली विजय को
जब विजय से भी पूछताछ करने लगता है उसी वक्त इस पर 2 बॉल्स फेंकने लगता है तो विजय अपने दोनों हाथों में उन बॉल्स को पकड़ लेता है। यह देखकर सत्याकी समझ जाता है कि विजय भी अपने दोनों हाथों का इक्वल तरीके से इस्तेमाल कर सकता है और उसी तरह उस रिंग को भी दिखाने लगता है। शॉकिंगली ये रिंग विजय की ही होती है, फिलहाल इसके हाथों से मिसिंग हो चुकी होती है। विजय कहने लगता है कि सत्याकी आपने फाइनली मुझे पकड़ ही लिया। सत्याकी पूछने लगता है कि अब बताओ तुमने उन चारों का मर्डर क्यों किया, कैसे किया। विजय कहने लगता है 4 नहीं इंस्पेक्टर साहब 5। मतलब कल जब सत्याकी नारायण के घर पर आया था इसको गिरफ्तार करने के लिए तो नारायण अपने कमरे में आकर अपने वकील से फोन में बातचीत करते रहता है। उसी वक्त विजय अपने हाथों में ग्लव्स पहनकर इस नारायण को स्टैब करके मार देता है। उसी वक्त इंद्राणी यहाँ पर आकर इस चीज को देख लेती है। विजय को बचाने के लिए इंद्राणी ये जुर्म अपने सर ले लेती है और उसी तरह विजय का असली नाम होता है अखिलेश। अखिलेश कहने लगता है कि मैं तो अपनी सारी कहानी बताऊंगा लेकिन आप मुझे पहले ये बताओ कि आपने मुझे फाइंड आउट कैसे किया। सत्याकी कहने लगता है कि आपके नर्वसनेस ने आपको ही पकड़वा दिया। मतलब जब पहली बार सत्याकी इस घर के पास आया था तो देवी को पानी से बचाया था। उस वक्त ये विजय उर्फ अखिलेश नर्वसनेस की वजह से अपने हाथ के रिंग को घुमा रहा था और उसी तरह जब भी इस घर पर आकर पूछताछ कर रहा होता है तो अखिलेश ऐसी हरकत कर रहा था। लेकिन जब शिबानी की हत्या के पास आया था तो इसकी उंगली में वो रिंग मौजूद नहीं थी, बस आदत की वजह से ऐसे ही घुमा रहा था। तो यही चीज सत्याकी ने नोटिस किया और उस रेड लाइट एरिया पर जाकर उस रिंग को फाइंड आउट कर लिया। सो बाद में अखिलेश अपनी कहानी बताने लगता है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है 6 साल पहले। एक्चुअली 6 साल पहले अखिलेश का बड़ा भाई अनिमेश नारायण के घर पर आता था देवी और शिबानी को ट्यूशन बोलने के लिए, लेकिन शिबानी का ध्यान पढ़ाई पर होता ही नहीं, किसी और ख्याल में खोई रहती है। इसी दरमियान में शिबानी उस अनिमेश को खोपचे में ले जाती है इसके साथ कांडमांड करने के लिए। अनिमेश रिक्वेस्ट करने लगता है कि शिबानी मुझे छोड़ दो, मेरी बीवी है, बच्चे हैं, ये गलत हरकत है, तुम मेरी बस स्टूडेंट हो। इस तरह से अनिमेश के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करती रहती है। तभी देवी आकर शिबानी को डांटने लगती है कि तुम कैसी गंदी हरकतें कर रही हो। तो उस वक्त शिबानी देवी को बहुत डांटने लगती है कि तुम्हारी कैसी हिम्मत, मुझे ही डांटने लगी तुम। इसके कुछ दिनों के बाद देवी कॉम्पास लेकर शिबानी के हाथ में स्टैब किया था। इस घटना के बाद शिबानी ने एक जबरदस्त प्लान बनाया। अपने तीनों भाइयों के पास जाकर झूठी बात बोलने लगी कि देवी और अनिमेश का चक्कर चल रहा है। अनिमेश और देवी कहने लगते हैं नहीं, ये सरासर झूठ बोल रही है। उल्टा शिबानी ने सर के साथ गंदी हरकतें की। अब यही बात नारायण को बताने के लिए ये चारों देवी और अनिमेश को कमरे में बंद करके उनके कपड़े भी छीन लेते हैं। ये चीज सीजन 1 में दिखाया था। देवी के सर ने इसके साथ अत्याचार नहीं किया था, इन चारों ने किया था, इन दोनों के साथ। अब यही सीन अनिमेश की बीवी को भी दिखाने पर इसकी बीवी बहुत रोने लगती है। नारायण भी वहाँ पर आकर इस अनिमेश को बहुत डांटने लगता है। उस पर एक कपड़ा फेंक कर कहने लगता है कि इस कपड़े पहनकर बाहर आओ, लेकिन अनिमेश उसी कपड़े से अपने आप को फांसी लगा लेता है। और ये सारी घटना देवी की आंखों के सामने हुई। उसके बाद इसकी माँ जलकर मर गई। यही सारा सदमा देवी के दिमाग में पड़ गया था। अखिलेश एक और बात भी बताने लगता है। अनिमेश मरने के बाद इसकी बीवी अपने बच्चे के साथ मर गई। अब रिसेंटली ये अखिलेश नारायण के फैमिली में एंटर हुआ। अच्छा बंदा बनकर नारायण ने इसकी शादी शिबानी से करवा दी। इसी मौके का फायदा उठाकर एक के बाद एक बंदे को मारने लगा। इस तरह से ये अनिमेश अपना जुर्म कबूल करता है। बाद में कोर्ट इसको पनिश भी करने लगती है। इसके कुछ महीनों के बाद देवी पागल खाने से रिलीज होती है और देवी को पिक करने के लिए सत्याकी और उसकी माँ आती है। सत्याकी की माँ कहने लगती है कि तुम मेरे बेटे से शादी कर लो। इस तरह से ये होल सीरीज यहाँ पर दी एंड होती है। तो सीरीज कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।